सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब बात होगी। मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। इस प्रोग्राम में आज मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और राना एहसान साहब PMLN से हमें ज्वाइन करेंगे। इनके साथ साथ दीगर गेस्ट भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जिस तरह से आज सिचुएशन हमने देखी, जिस तरह से इलेक्शंस करीब हैं और तमाम पार्टीज़ अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज कोटअदू में थे और वहाँ पर उन्होंने जो मैं ये बता दूं कि मुख्तलिफ बातें आज क्या की, क्योंकि मंशूर तो अपना पेश कर रहे हैं रोज़ाना, लेकिन आज उन्होंने एक बड़ी बात की है कि उन्होंने कहा मैं वाहिद सियासतदान हूँ जो आपसे उम्मीद लगा कर बैठा हूँ, अवाम के पास आया हूँ और अवाम की जानिब देख रहा हूँ, लेकिन जो बाकी हमारे सियासतदान हैं तमाम, वो खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि तीर और शेर का मुकाबला है और तीर करेगा शेर का शिकार। तो उनका इशारा, यानी वो ख़ुद ये बात जब कर रहे हैं कि इस वक्त मैदान में दो ही पार्टीज़ हैं, तो इशारा बार बार जो जिस तरह से वो ताक कर हमले कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून पर। पहले भी वो कह रहे थे कि इनके पास कोई बयानिया नहीं है, कोई मंशूर नहीं है, इसलिए मैदान में नहीं आ रहे, इंतखाबी मुहिम नहीं हो रही। और आज उन्होंने ये भी कह दिया कि इन्होंने खलाई मखलूक से इन्होंने उम्मीद लगाई हुई है और वो ये कह रहे हैं कि फिर भी हम इनका शिकार करेंगे वोटर से। तो आपने मुलाहिज़ा किया बिलावल भुट्टो वो कह रहे हैं मैं वाहिद सियासतदान हूँ जो आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं। जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं जाऊँगी PMLN की जानिब, क्योंकि इल्ज़ामात उनकी तरफ बड़े लग रहे हैं और बहुत से सवालात उनकी जानिब उठ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि राना एहसान साहब से ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। राना साहब, ये जो बातें हो रही हैं कि एक तो इंतखाबी मुहिम, इतनी खामोशी क्यों है मुस्लिम लीग नून के कैंप में? हाफिज़ाबाद का जलसा था, 10 मिनट की तकरीर थी, कोई मंशूर नहीं था और ना कोई बयानिया नज़र आया। अब लिया में नवाज शरीफ साहब ने आना था, वहाँ भी ख़राबी सेहत के बावजूद ख़राबी सेहत का कह कर उन्होंने एक्सक्यूज़ कर दिया और वो नहीं आए। तो ये हो क्या रहा है बेसिकली? मुस्लिम लीग नून क्यों उस तरह से मुतहरिक या पुरजोश दिखाई नहीं दे रही है? बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि आप लोग शायद खलाई मखलूक से उम्मीदें लगा कर बैठे हैं, इसलिए बाहर नहीं निकल रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, PMLN बिल्कुल मुतहरिक है और भरपूर जलसे हमारे हो रहे हैं, जिसके अंदर जो अवामी कह लें जो पार्टिसिपेशन है वो बता रही है कि PMLN की मकबूलियत कैसी है। बिल्कुल मियाँ साहब के जो डॉक्टर हैं उन्होंने तो हाफिज़ाबाद के वक्त भी उनको रेकमेंड नहीं किया था कि वो जाएं, लेकिन फिर भी वो गए और उन्होंने तकरीर की। इंशाल्लाह वो हमें पूरा यकीन है कि आने वाले हर जलसे के अंदर वो होंगे। और जहां तक मंशूर की बात है, देखें ये हम पहले भी कह चुके हैं, मंशूर के बगैर कोई इलेक्शन नहीं होता। हमारा मंशूर कोई हवाई बातें या कोई कह लें कि जितना मर्जी आप कह लें कि हम 300 यूनिट सस्ते करेंगे, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, इस तरह की बातें तो जो मर्जी कर लें, लेकिन हमने जो मंशूर की कमेटी में मैं खुद भी मौजूद था, 36 कमेटीज थी, 36 शोबों के ऊपर भरपूर किस्म की इंटरेक्शन हुई, उस पर मीटिंग्स दर्जनों हुई। जो उन शोबों के एक्सपर्ट्स थे, चाहे वो पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से बाहर थे, एक मुकम्मल मंशूर और ऐसा मंशूर जो प्रैक्टिकल होगा, जो रियलिस्टिक होगा। तो ये आएगा कब राना साहब? 5 साल में अचीवेबल होगा। आने वाले चंद दिनों में मंशूर लॉन्च हो जाएगा। तो 19 दिन रह गए। जी बिल्कुल। देखें, ये मंशूर खाली इलेक्शन का नहीं है, ये इंशाल्लाह अगर हमें अवाम ने इक़्तिदार दिया अल्लाह की मेहरबानी से, तो वो अगले 5 साल उसी मंशूर पे काम होना है, उसी मंशूर पे बात होनी है। तो वो अभी ये इलेक्शन से, ये तो आने वाले चंद दिनों में मंशूर लॉन्च हो जाएगा। अच्छा। इसकी यकीन दहानी मैं आपको खुद कराता हूँ। और ये 10 नुकाती मंशूर नहीं होगा, ये कोई हवाई बातें नहीं होंगी। ये 36 जो शोबे हैं, जिसमें पॉवर्टी एलिविएशन है, विमेन एम्पावरमेंट है, क्लाइमेट चेंज है। सर पार्टी बयान नहीं आ रहा अभी तक, इस वजह से सारे नाक़िदीन ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आखिर ऐसी वजह क्या बनी कि अभी तक मुस्लिम लीग नून ये कि हमारा पार्टी बयानिया पीपल्स पार्टी पे कीचड़ उछालना नहीं है। हमारा पार्टी बयानिया जो है वो हमारी पुरानी जो परफॉर्मेंस है, जो 13-18 में थी, वो परफॉर्मेंस है। हमारा पार्टी बयानिया जो है आगे आने वाला लाएमल होगा
और बिल्कुल हम माजी के ऊपर भी जाते हैं कि माजी के अंदर जो गलतियां हुई इस मुल्क के अंदर, जिससे ना सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचा बल्कि मईशत को भी नुकसान पहुंचा, उसका भी जिक्र होता है। तो यही पार्टी बयानी, और इलेक्शन जब मंशूर आ जाएगा तो हमारा वो फोकस होगा अगले 5 साल। राना साथ रहेगा। ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब से मैं उनकी जानिब चलूँगी। ख्वाजा साहब, ये हवाई बातें, वो कह रहे हैं कि हम हवाई बातें नहीं करते, हमारी तो परफॉर्मेंस है। माजी की अगर परफॉर्मेंस उठा के देखी जाए, हवाई बातें हम करने नहीं आए, और जब आएंगे तो पूरे फॉर्मूले के साथ आएंगे कि किस तरह से मईशत को ठीक कर रहे हैं। तो ये कब आएगा इनका मंशूर? और दूसरा ये कि ये हवाई बातें होती हैं क्या पीपल्स पार्टी की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम तो अपना मंशूर जो है बिलावल भुट्टो साहब जो हैं गली गली मोहल्ला मोहल्ला इलाके इलाके जाके दे रहे हैं, और हम मंशूर बनाकर लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ऊपर पहले से आ रहे हैं। जहाँ तक रहा मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक, उन्होंने 18 महीने में क्या डिलीवर किया, अपने टाइम में क्या डिलीवर किया, वो खुद अपने से सवाल करके पूछ लें। मुल्क की मईशत को कहाँ लेके चले गए। उसके बाद 18 में जो एक सिलेक्शन हुई, उसने क्या तबाही की और क्या बर्बादी की। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को 4 बार, चौथी बार की जो ख्वाहिश है वो एक तरफ रख देनी चाहिए। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि देखें, जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो बेटे को ही आगे लाता है। और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं एक नौजवान नई सोच के साथ, यूथ की उमंगों के मुताबिक मुल्क के माशी हालात, मुल्क में गरीबों के लिए क्या मामलात हैं, मुल्क में किस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेके जाना है, मुल्क में किस तरीके से अपनी खारजा पॉलिसी को बनाना है, किस तरीके से लोगों को इलाज मुआवजा देना है, किस तरह से अच्छा, वो तो बिल्कुल ऐसे हम देख रहे हैं कि वो मुख्तलिफ जलसों में अपना पार्टी मंशूर भी पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने प्रॉपर जो निकात हैं वो सामने रखे। लेकिन ये क्या बात हुई बिलावल साहब, पहले जब हमने देखा था जिस वक्त 16 माह की गवर्नमेंट थी PDM की, जिसको लीड कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त वो शहबाज शरीफ साहब के बड़े मुअतरिफ थे। वो कह रहे थे हमें सिंध में शहबाज स्पीड की ज़रूरत है, और अब वो आज कह रहे हैं कि शोबाजियाँ नहीं चलेंगी। ये इशारे शहबाज शरीफ साहब पर वो हमले कर रहे हैं। अब उस वक्त तो वो कह रहे थे कि हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। देखिए, उस वक्त इमरान खान न्याजी जो हैं वो मुल्क को एक तबाही की तरफ ले जा रहे थे और मुल्क के टुकड़े कराने की पोजीशन में आ गए थे। उन्होंने पूरी हमारी जो है फॉरेन जो ताल्लुकात थे इंटरनेशनल कंट्रीज़ या जो बाहर ममालिक थे उनसे ताल्लुकात को तबाह बर्बाद कर दिया था। IMF के हम शिकंजे में आ चुके थे, इसीलिए वज़ीर ख़ारजा का उन्होंने ओहदा लेके वो सारे मामलात को सुधारा। और सर, ओहदा तो ले लिया, लेकिन तारीफ भी तो कर रहे थे ना, अल्फाज भी तो मैटर करते हैं। उस वक्त वो कह रहे थे कि जब वो शहबाज शरीफ साहब कराची में आए, सिंध में तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा कि इनसे सीखना चाहिए हमें, शहबाज स्पीड की ज़रूरत है सिंध में, इस स्पीड से काम करने की ज़रूरत है। मैं आज वो शोबाजियाँ कह रहे हैं। नहीं, देखें, वो नवाज शरीफ के लिए शोबाजी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, शहबाज शरीफ के लिए नहीं हुआ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब चौथी बार जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं। और देखिए, जो अच्छे काम हुए वो बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के लिए, और फिर सबसे बड़ी बात जो है, अगर आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात की बात करते हैं, अगर मुस्लिम लीग नून कहती है कि मैं सबसे बड़ी जमात हूँ, तो मुझे एक बात बताइए, इनको 16-15 इत्तेहाद दोबारा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? यहाँ कराची में MQM से इत्तेहाद हो रहा है, वहाँ PDM में से इत्तेहाद हो रहा है, फजलुर रहमान से इत्तेहाद हो रहा है, और डिफरेंट पार्टियों से इत्तेहाद हो रहा है। और हम इत्तेहाद में इसलिए नहीं जा रहे कि हमें ये पता है कि इंशाअल्लाह ताला सिंध और फेडरल की सबसे बड़ी जमात हम हैं। और अगर इंजीनियरिंग नहीं हुई और इंशाअल्लाह ताला इस बार लगता है कि शफाफ इलेक्शन होंगे, तो इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो साहब आएंगे। और हम नहीं चाहते कि अगर हम इत्तेहाद में जाएं तो हम जरूर इत्तेहाद में जाएंगे, लेकिन उसके साथ जाएंगे जो मुल्क के लिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमी देगा, जो मुल्क के लिए इलाज की सहूलत देगा, जो गरीबों की भलाई देगा। आपका पॉइंट आ गया। नज़ीर लगारी साहब की जानिब चलती हूँ। लगारी साहब, ये जो इलेक्शन अब होने जा रहा है 2024 का, इसमें बिलावल साहब तो बार बार कह रहे हैं कि भाई बस अब तीर और शेर का मुकाबला होने जा रहा है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने बिल्कुल माइनस कर दिया कि ये अब इस इलेक्शन में नज़र नहीं आ रहा। आप समझते हैं कि ऐसा ही है कि सिर्फ ये 2 पार्टीज़ रह चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं बहुत पीछे चली गई बल्ला छिनने के बाद, और अब उस इलेक्शन में उनका कोई किरदार नहीं होगा? जो चीज़ें आज कही हैं जनाब साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI ने, अगर ये बातें 2 साल पहले, 1.5 साल पहले कहते तो शायद आज ये सूरत हाल ना होती। वो मैदान में होते और मैदान में रहते हुए वो भी एक फरीक के तौर पर हिस्सा ले रहे होते।
ये तकलीफ सूरत हाल है कि वो किसी से भी बात करने को तैयार नहीं थे, वो किसी सियासी मुखालिफ से बात करने को तैयार नहीं थे, किसी पार्टी के साथ बात करने को तैयार नहीं थे। वो आखिर वक्त तक भी यही कहते रहे, यहाँ तक चले गए थे कि जनाब मैं आर्मी चीफ को ताहयात आर्मी चीफ बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सियासतदानों से बात नहीं करूँगा। उनने कहा था ना ये कि मैं बाजवा साहब को ताहयात आर्मी चीफ बनाने के लिए तैयार। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं फ़लाँ को बनाना चाहता हूँ आर्मी चीफ, और फ़लाँ को तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहता हूँ। यहाँ तक वो चले गए थे। तो बात यह है कि उन्होंने ये बातें बहुत गलत वक्त पर की थी। उस वक्त ज़रूरत इस बात की थी, वो कहते कि जनाब हम सियासतदानों से मिलकर मामला तय करेंगे, हम बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, मेज़ पर आएंगे, हम सारे सियासी इख्तलाफात को रखते हुए हम मेज़ पर बैठकर बात करेंगे। उन्होंने अपने लिए मैदान को छोड़ने का, एक तरफ ये कि वो मार्च में, अप्रैल में या उससे पहले, बल्कि इक़्तिदार से हटने से पहले मार्च में ये कह रहे थे ना कि मैं ताहयात आर्मी चीफ बनाने को तैयार हूँ, और मई में जाकर उन्होंने अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है। सियासी जो मुखालफिन थे वो हम आहंगी में आ गए, ये आइसोलेशन में चले गए। पीपल्स पार्टी और PMLN एक साथ हो गई, इक़्तिदार में शरीक थी, अब दोनों अलग हो गई हैं, दोनों अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, अलग अलग निशान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम के तहत इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक ने प्रोग्राम दे दिया है, दूसरे का प्रोग्राम आने वाला है। हम चाहते हैं कि सियासी फ़िज़ा में आप तनकीद करें एक दूसरे के ऊपर, लेकिन आप गंद ना उछालें, एक दूसरे के ऊपर ऐसी ख़राबी ना पैदा करें कि जनाब लगते है कि सियासी माहौल ही ऐसा हो गया है कि इसके अंदर तो सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं किसी सियासी जमात का। ये सूरत हाल अब भी अगर ये लॉजिक प्रवेल करे, अब भी अगर इमरान खान जो कह रहे हैं आज, जो उन्होंने कहा है, अगर इस बात को सच के नियत से ये शुरू करें कि डायलॉग का प्रोसेस सियासी लोगों से करें, PMLN से करें, पीपल्स पार्टी से करें, JUI से करें, और जिन लोगों को वो गालियां देते रहे उन लोगों के साथ जाएं, बात करें, सियासी लोगों से ये मसाइल निकलेंगे। भुट्टो साहब की फांसी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो ने जाकर मुज़ाकरात में शिरकत की थी उन लोगों के साथ जो जनरल जो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के वक्त इक़्तिदार में थी, जनरल ज़िया की काबीना में बैठे हुए थे, जो लोग उन लोगों के साथ मुज़ाकरात किए। ये मामूली बात नहीं थी कि आप JUI के साथ मुज़ाकरात में गए, चूँकि मुफ्ती महमूद साहब के वज़रा काबीना में शामिल थे, नवाब नसरुल्लाह खान के वज़रा काबीना में शामिल थे, फिर भी उन्होंने जाकर उनको साथ मिलाया, और फिर वैसे ही उन्होंने MRD की तश्कील की और एक बड़ी पार्टी, बड़ा ग्रुप बना जिसने एक बेमिसाल तहरीक चलाई थी जनरल ज़िया के मार्शल के दौरान में। तो वो हुआ है, सियासी लोग सियासी अमल करते हैं। ये जो भी हो रहा है, चाहे वो मोहतरमा मरियम नवाज कर रही हूँ या वो आसिफ बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहा हूँ, सियासी अमल है। आप सियासी अमल में आप मुखालफिन पर तनकीद करते हैं। आप एक पार्टी नहीं है, दोनों एक पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी एक अलग जमात है, PMLN अलग जमात है, और ये अलग अलग हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ज़ाहिर तनकीद भी कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये बात भी हो रही है। राना साहब, जिस तरह से अभी लगारी साहब भी बात कर रहे हैं कि सियासी अमल का सबसे बेहतरीन जो हल है, ये चलता रहे, जमहूरियत चलती रही, उसका हल ही ये है कि तमाम सियासी पार्टीज़ बैठ के बात करें। मुझे एक सिलसिला चल निकला है कि अब उसकी बारी आई तो फिर उसने इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, उनकी बारी आई तो उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। सर, ये रुकने का नाम लेगा, कहीं ना कहीं जाकर थमेगा, या ये ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी, उसके बाद एक पार्टी आएगी, कुछ पार्टीज़ मिलेंगी, उनकी हुकूमत गिरा दी जाएगी? तो इस तरह से तो ये पाकिस्तान जो आज जिन मसाइल से दो चार है आपके सामने ही है, कहाँ पर हम जाकर खड़े हो गए हैं। ये क्या अगर PMLN आती है तो इस बार वो इस चीज़ को स्टॉप करेगी, कहीं आके थमेगा ये सिलसिला? देखिए, बात ये 90 की दहाई के बाद जो 58(2)B की नज़र हो गया, फिर उसके बाद मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद मिसाके जमहूरियत किया गया। ये सीखा गया कि एक दूसरे को गिराने की रेस में इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं भागना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जब ये सियासी जमातें सीख गई पाकिस्तान में, तो एक नई जमात को नाफिज किया गया, उसको प्रमोट किया गया, उसको लॉन्च किया गया और बाकी जमातों को टारगेट किया गया। और जब PTI को RTS बिठा के लाया गया
तो वो बैसाखियों पे आई, और उस वक्त जो पॉलिटिकल स्पेस जो बड़ी मुश्किल से दिहाइयों के बाद सियासी जमातों ने वापस ली थी, वो उनकी हथेली में जाके रख दी गई। और असेंबली के बिल वो पास कराते थे, सेनेट के नंबर वो पास कराते थे, जो आपके कोलिशन पार्टनर्स थे उनको वो मनाते थे। खान साहब तो जो है वो अपना ऑपोजिशन को रगड़ा देने में और बाकी मामलात इंतकाम लेने में बड़े खुश थे, लेकिन उनकी जो पोलराइजेशन जो उन्होंने की, जो नफरत की सियासत की, और जो एक गवर्नमेंट ऑपोजिशन का तल्लक होता है, बातचीत होती है, उसको जो उन्होंने फुल स्टॉप निकाल दिया, उसने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। उसने ये जो एक बैलेंस बड़ी मुश्किल से अचीव किया था उसको नुकसान पहुंचाया। तो ये इस चीज का इदराक पीएमएलएन रखती है, और हम तो हमेशा हमने जमहूरी स्पेस के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन आपके जो 16 माह थे उसमें तो कार्रवाइयां मजीद तेज हो गई थी, वही वाला सिलसिला चल रहा था, वही दिखाई दे रहा था कि वही जो अब पीटीआई ने गलतियां की वही अब ये यहाँ पर जो 16 जमातें हैं या पीडीएम का जो इत्तेहाद है वही वो गलतियां कर रहे हैं। नहीं देखिए, नहीं, जब आप साइफर का झूठा बयानिया बनाएं, अवाम को गुमराह करें, जब आप मीर जाफर मीर सादिक के नारे लगाएं, आपने फॉरेन फंडिंग की हो, आपकी अपने इतने ज्यादा मसाइल हों, आपका जो ये 190 मिलियन डॉलर के मामलात हों, और आप रियासत के सामने लोगों को खड़ा कर दें और आप लड़ाई लड़ें, तो फिर उसके नताइज होते हैं जो आज खान साहब भुगत रहे हैं। जमहूरी रास्ता उन्होंने नहीं अपनाया। जमहूरी रास्ता तो था कि वो नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन करते, जमहूरी रास्ता तो था केपी पंजाब की हुकूमत चलाते। आज उनकी सियासत कहाँ होती, कहीं और होती, आज वो इन हालात में ना होते। तो आज जिन हालात में पीटीआई है वो खुद जिम्मेदार हैं, और बाकी जमातें तो सब इकट्ठी हुई। क्यों हुई? क्योंकि मुल्क डूब रहा था, मुल्क जो है उसकी मईशत डूब रही थी, तो वो इकट्ठी थी। कौन अलग था, कौन आईएमएफ को कह रहा था? तो सर ज्यादा बल्कि महंगाई हो गई, उसके बाद तो ज्यादा हमने देखा सिचुएशन जो वर्स हुई, उसके बाद अब जो निगरान सेटअप है उसी को तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने आके फिर भी सिचुएशन को संभाला दे दिया। नहीं, देखें, बात ये महंगाई क्यों होती है? आपने पेट्रोल महंगा करना हो आप सस्ता कर दें, आपने बिजली महंगी करनी हो आप सस्ती कर जाएं, आपको आईएमएफ का मौदा चाहिए हो आप उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दें, डॉलर आपके पास फिर आए ना उस वजह से, और रुपया आपका जो है और ऊपर चला जाए, तो महंगाई तो होगी। हमने इसको संभाला दिया। आज उस संभाले की वजह से, आईएमएफ मुआहदे को बहाल करने की वजह से डॉलर रुपया स्टेबलाइज हुआ। तो ये हमने तो जाते हुए भी ये चीजें महंगी की। जब आप चीजों को, जब चीज है ही महंगी, उसको सस्ता बेचेंगे तो और महंगाई होगी, क्योंकि आपके रुपए की गिरावट हो जाएगी, मुआहदा टूट जाएगा। आप सर ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी, क्योंकि इसहाक डार साहब जब वापस आ रहे थे उन्होंने जो दावे किए थे उसके बरक्स हमने वहाँ पर जो उसके बाद हमने बदहाली देखी। बाद में उनको जो अब सब बोल रहे हैं कि भाई वो अगर दोबारा आते हैं, अगर वही वजीर ख़जाना हुए, तो किस तरह से ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो इश्यूज़ को अब जाकर देखेंगे या मईशत को संभाला दे सकेंगे, क्योंकि 16 माह में तो वो कुछ करके दिखा नहीं सके जो उन्होंने दावे किए थे। खैर, बहरहाल मैं अभी ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब के आगे सवाल रखूंगी, लेकिन उस सवाल से पहले हसन साहब जो कि एमक्यूएम से उनका ताल्लुक है, उन्होंने आज कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, पहले वो आपको सुनवा लेते हैं, फिर क्वेश्चन रखेंगे उनके आगे। ठीक, तो आपने सुना कि ख्वाजा इजहारुल हसन क्या कह रहे थे। ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, ये इल्ज़ामात, ये जो कहा जा रहा है कि आप लोग सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करें, सरकारी फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, अभी जो इलेक्शन कैंपेन की जा रही है उसमें। देखिए, मैं पहले तो थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, फिर इसके इन चीज़ों का जवाब दूंगा। आप ये देखिए कि 2008 से 18 तक इस मुल्क के अंदर 75 साल में पहली बार ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो किस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब ने किया, अपना टर्म पूरी करके सामने, चाहे नून को मैंडेट मिला, हमने दिया, और एक बहुत अच्छा इस कंट्री के लिए एक प्रोसीजर चल पड़ा था। लेकिन बदकिस्मती से 18 से जो नियाज़ी साहब को लाया गया, क्योंकि वो कौम के लिए एक, मैं तो सब साफ लफ्ज़ों में कहूँगा कि जो अफवाज पाकिस्तान पे और शहीदों पे हमला करेगा वो गद्दार वतन था। तो ये तो मुल्क तोड़ने के लिए आए थे। और महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक है, और जो उन्होंने जब एक मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइज कर देंगे आप, और इंटरनेशनल ताकतें जो हैं वो ये देखेंगी कि इस मुल्क के अंदर जमहूरी अमल जो है उसको सुबताज कर दिया गया है 2018 के इलेक्शन में, तो आपके ऊपर कोई भी इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं करेगा। और उसी की वजह से आपसे आईएमएफ के जो मुआहदे थे वो ख़त्म हो गए। दुनिया में जो आपके डोनर्स थे, या दुनिया से जो आपको इमदाद दे रहे थे, या आपको
फंडिंग कर रहे थे या आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे, स्टॉक एक्सचेंज में आना चाहते थे, वो सब के सब यहाँ से चले गए। इवन ये कि डॉलर के ये हालात हो गए कि बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज ने जो है पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। इस वजह से महंगाई जो है इस लेवल पर गई। और महंगाई, अब देखिए, महंगाई जब दुनिया में बढ़ जाती है तो महंगाई कहीं कम नहीं हो सकती। उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग देनी पड़ती है। जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम 70,000 रुपये तनख्वाह देंगे। उसके अलावा यह है कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देंगे। इस किस्म के हमारे पास बहुत सारे प्लान हैं। आज अगर चाइना की तरक्की देखते हैं, आप दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरक्की देखते हैं, जो इस वक्त एशियन टाइगर्स हैं, वो कॉटेज इंडस्ट्री से ऊपर आए हैं। आपको अपने गांव देहातों में औरतों को एम्पावर करना होगा, उनको उनके घर पे रोजगार देना होगा, आपको यूथ को जो है रोजगार देना होगा। आपको मछली खिलानी नहीं है, आपको मछली पकड़नी सिखानी है। जिस दिन हमारे मुल्क की ये पॉलिसी आ गई, और जैसे बिलावल साहब ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, तो हमने ये नहीं कहा कि हम कहीं से सब्सिडी देंगे, हमने ये कहा कि हम सोलर एनर्जी के ऊपर जाएंगे और उनको बिजली देंगे। जबकि पंजाब वालों ने कहा कि जी हम फ्री में देंगे। देखिए, फ्री में अगर अपनी जेब से दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुल्क के टैक्स पेयर्स का अगर पैसा आप इस तरीके से आगे लेके जाएंगे तो ये एक जुल्म और ज्यादती है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम सोशल सिक्योरिटी का निजाम देंगे, जो कि राइज होना चाहिए और इस मुल्क के अंदर वो कानून के अंदर मौजूद है। ओल्ड एज बेनिफिट्स का आपको चाहिए, आप इंश्योरेंसेज लोगों को दीजिए, ताकि यहाँ पर आपकी जो टैक्स कलेक्शन हो रही है उसमें जो लोग शामिल हैं उनको उसका हिस्सा मिले। जो दुनिया के अंदर एक लेटेस्ट इकोनॉमी का निज़ाम है, आपको उसको राइज करना पड़ेगा, तभी आपके लोग खुशहाल होंगे। औरत को एम्पावर करना पड़ेगा कि मर्द और औरत दोनों काम करें। अब एक घर को एक मर्द नहीं चला सकता। दुनिया में कहीं पर भी अगर एक्सपेंस हैं तो वहाँ मियाँ और बीवी शेयर करते हैं, या 18 साल का बच्चा जो है वो एम्पावर होता है। बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब और राना एहसान अफजल खान साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगी, प्रोग्राम में साथ दिया। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, मजीद भी डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के हवाले से। स्टे विद अस। तो जनाब, जिस तरह से एक और अहम इशू हम देख रहे थे, पाक ईरान कशीदगी जो एक बड़ी थी, उसमें अब कह रहे हैं जनाब ताल्लुकात जो हैं वो बहाल होना शुरू हो गए हैं। और कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, इसका एलामिया भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का हर कीमत दिफा किया जाएगा। ईरान के साथ कशीदगी के मामले पर ये जो इजलास हुआ था, इसमें कहा गया कि सरहदी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। और फोरम ने ये कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि अब ये जो मामला है, इसमें हम देख रहे हैं कि वो जो एक सर्द मोहरी थी वो ख़त्म हो चुकी है, और जल्द से जल्द इस मामले को ख़त्म किया गया। कशीदगी जो थी उसको ख़त्म करके अब मामला जो है वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन को लगारी साहब किस तरह से उनकी जानिब जाऊँगी। लगारी साहब, ये एक तो एकदम से एक ऐसे वक्त में जब हमारे मुल्क में इलेक्शंस भी होने वाले थे, और फिर ये एक मामला सामने आ गया। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान का इशू सामने हमारे था, फिर भारत हमारा दूसरा एक दुश्मन भी, हमसाया भी, वहाँ से भी मामला थे, फिर ईरान का ये मामला आना, लेकिन उसको बहुत अच्छे से हैंडल करना, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? पहली बात ये है कि ये बड़े बदकिस्मती की बात थी कि ये वाक़या हुआ है, इसलिए कि दोनों ममालिक बहुत करीब हो रहे थे। और ये 2 दिन जो हैं, इन्होंने एक सूरत हाल में एक इंजमाद किसी से सूरत हाल पैदा की, कुछ चीज़ें फ्रीज होकर रह गई जो शायद अब जल्दी बहाल होंगी। असल बात यह है कि दोनों ममालिक बहुत करीब हो रहे थे तिजारत के मामले में, दो तरफा तिजारत के मामले में। वफूद आ रहे थे, यहाँ से वफूद आए थे, और अभी चंद ही माह पहले जो हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आए थे, और उन्हें यहाँ पर MOUs जो है उनके सामने साइन हुए थे। यहाँ कराची में प्रोग्राम हुए, हम उन प्रोग्राम्स में गए थे, हमने उनमें शिरकत की थी। और जिस तरह से वो इस सारी सूरत हाल में दोनों मुल्क करीब हो रहे थे, तो वो हमारे लिए खुशकुन बात थी। और इसके जो पाकिस्तान ने जिस हिकमत अमली का सबूत दिया, जिस एहतियात का सबूत दिया, जिस तरह से अपनी खुद मुख्तारी को मुकद्दम समझते हुए जो कार्रवाई की, वो जवाबी कार्रवाई में, और ईरान की तरफ से भी एक वजाहत ये आई कि ईरानी उस जो पाकिस्तान का अटैक था उसमें ईरानी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर ये कहा गया था, हमें ये मालूम हुआ था कि पाकिस्तानी बच्चियाँ भी इसका निशाना बनी हैं। तो
वहाँ पर जो वाक़या हुआ है उसके बाद सूरत हाल ऐसी हो गई है कि अब दोनों मुल्कों को मिल बैठ कर इस सूरत हाल में बहुत करीब होने का, दोबारा अपने आप को, अपने सारे ताल्लुकात को बहाल करने का एक बेहतर मौका मिला है। मेरे ख्याल में वो इस तरफ जल्द ही दोनों ममालिक जो हैं एक नॉर्मल सफारती ताल्लुकात में चले जाएंगे और नॉर्मल हालात जो हैं वो आपके तिजारती हालात नॉर्मल होंगे, आपके दो तरफा जो ताल्लुकात हैं पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे। अभी तो आपके सामने की बात है, ये ईरान के अंदर जो महीना, इस्लामी महीना शुरू हुआ है, यहाँ तो एक मेले का, जश्न का समा होता है और पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो ईरान में होते हैं और ईरान बॉर्डर कंट्री है पाकिस्तान के। दोनों ममालिक के लोग जो हैं वो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में जो है वो आना जाना रहता है, ज़ियारात के सिलसिले में और कारोबार के सिलसिले में लोग जाते रहते हैं। तो रजब में तो वैसे भी ये हो नहीं सकता था कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब रहते, बल्कि अब ये मौका है कि इन 2 दिनों को भूल कर दोनों ममालिक आगे बढ़ें। पाकिस्तान के लिए अगरचे ये बहुत मुश्किल होगा कि इस बात को इग्नोर किया जाए कि पहले उस पर अटैक किया गया और वहाँ पाकिस्तान की सरजमीन अगर ये बात पहले बता दी जाती कि भाई इस तरह के उनको शकूक हैं तो पाकिस्तान ख़ुद कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है और पाकिस्तान ने बहुत कामयाबी से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की है, तो पाकिस्तान ये भी कर सकता था। करेक्ट। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब एनालिस्ट दिफाई तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं लगारी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, ये जिस तरह से एक मौसर जवाब दिया गया हमसाया मुल्क ईरान को, लगता है ईरान भांप चुका था कि इस तरह की जो मुहिम जोई है वो उनको सूट नहीं करती, इसलिए उन्होंने भी जो हालात को देखते हुए, भांपते हुए, ताल्लुकात जो थे वो अब हम देख रहे हैं नॉर्मल हो चुके हुए हैं। किस तरह से देख रहे हैं, क्रेडिट किसको जाता है ये सारी सिचुएशन में? जी, जहाँ तक ताल्लुकात के नॉर्मलाइज होने का ताल्लुक है, मैं ये कहूँगा कि ये तो बड़ी खुशाइंद बात है कि दोनों साइड से इस चीज़ की ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि ताल्लुकात ठीक होने चाहिए और ये जो 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ, ईरान ने पहल की, पाकिस्तान ने जवाब दिया उसको भूल के, और हमेशा पॉजिटिव देखना चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। शायद हमें तारीख में कम ही ऐसे मिसालें मिलती हों जहाँ पर किसी 2 ममालिक के दरमियान इस तरह की कोई अटैक्स, कोई मिसाइल अटैक या किसी की फ़ज़ाई हदूद में जाके उसकी टेरिटरी पे अटैक हो और उसके विदिन 2 to 3 डेज दोनों साइड्स ही ये चाहे कि जी ताल्लुकात ठीक हो जाए, बजाय इसके कोई बीच में कोई मीडिएटर आए या कोई और मुल्क उसका फ़ायदा उठाना चाहे, क्रेडिट लेना चाहे। ये तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो कल मीटिंग हुई उसमें भी भरपूर तरीके से इस चीज़ की ख्वाहिश का इजहार किया गया, पाकिस्तान अपने अज़म का इजहार किया गया। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हमने हमेशा सब्र तहम्मुल से चीज़ों को देखा और उसका सबका सबूत यह है कि अफगानिस्तान की तरफ से क्या कुछ नहीं हो रहा गुज़श्ता बहुत अरसे से, लेकिन हमने अभी तक रिएक्ट नहीं किया। हालांकि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है और दुनिया ने कैपेबिलिटी देख ही ली है जो कि हमने ईरान के केस में दुनिया को शो की है। तो ये तो बहुत खुशाइंद बात है और उम्मीद रखनी चाहिए कि जब दोनों तरफ से डिजायर भी हो, पॉजिटिविटी भी हो, तो इंशाल्लाह इन कमिंग डेज दोबारा से ताल्लुकात वैसे हो जाएंगे, स्पीड भी वापस आ जाएंगे। तजारती सरगर्मियां तो वैसे भी आपको होता है कि इस कशीदगी के बावजूद तजारती सरगर्मियां तो रुकी नहीं, वो चल ही रही हैं। और बिल्कुल गारी साहब ठीक कह रहे थे कि पाकिस्तान और ईरान की इतनी करीबी टाइज हैं, मजहबी लिहाज से भी और समाजी लिहाज से भी और बहुत सारे हवालों से, रवायती सकाफती तौर पर, कि दोनों एक दूसरे से अलग तो रह ही नहीं सकते और किसी दूसरे को इसका फायदा उठाने की कतई इजाजत नहीं देनी चाहिए। बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। ईरान आप बिल्कुल कह रहे हैं कि एक स्पेस नहीं देनी चाहिए दुश्मन को कि वो किसी भी 2 ममालिक के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए या हवा देने के लिए इस तरह की चीज़ें को, कशीदगी को, वो इस तरह की स्पेस ना क्रिएट की जाए। तो उसको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं मज़ीद, क्योंकि अभी एक सिचुएशन हमने देखा बिल्कुल अभी हुई और उसके बाद अभी हम नॉर्मल करने की कोशिश करें, मज़ीद क्या किया जा सकता है इस सिलसिले में? जी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स होते हैं, उनको आप बेहतर करें, आपस में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करीबी रवाबत होनी चाहिए और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग इशू। तो ये नाम नहाद कुछ दहशतगर्द तंजीमें उनका बना था ना, ईरान को भी अगर कोई शिकायत थी या पाकिस्तान को तो बहुत अरसे से है, तो इस मामले में इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयर करें और उसके बाद एक दूसरे में इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आप यकीन करें कि जो अगर आप इंफॉर्मेशन ईरान से शेयर कर रहे हैं तो ईरान इस तरह के एलिमेंट्स को वहां से निकाले और ईरान अगर पाकिस्तान से कर रहा है
तो पाकिस्तान डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा। हमने तो हमेशा से रिस्पॉन्ड किया और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है कि हमने कभी भी किसी ऐसे एलिमेंट को इजाज़त नहीं दी जो कि बिलखुसूस ईरान और पाकिस्तान जैसे दो बरादर इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात को ख़राब करे। शिकायत डेफिनेटली रहती हैं, शिकायत माजी में भी रही है। तो कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट होगा, जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेज डिप्लॉयड उनके आपस में रेगुलर मीटिंग्स होती रहेंगी जो कि होती रहती हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि किसी को स्पेस भी नहीं मिलेगी, और अगर कोई शिकायत है तो आपस में मिल बैठ के उनका हल निकालना है। बाहर से आके तो किसी ने हल नहीं निकालना, बाहर से को आएगा भी अल्टीमेटली तो एक्ट पाकिस्तान और ईरान ने ही करना है। बाहर वाले ऐसे उसका क्रेडिट लेते हैं, और दुश्मन जो कि हमारे बहुत हैं और हमारे मुश्तरका दुश्मन भी है। ईरान और पाकिस्तान के बहुत से मुश्तरका दुश्मन भी हैं, उन सब का हमको पता है। ईरान भी टारगेट उनका है, पाकिस्तान भी उनका टारगेट है। तो मेरा नहीं ख्याल इतना को मुश्किल है, और जो कि दोनों तरफ से ख्वाहिश भी है, दोनों तरफ से इस चीज के अज़्म का इजहार भी किया गया है। बिल्कुल, ये इवेंट से आप समझते हैं जिस तरह से पाकिस्तान ने रिटेलिएट भी किया, जो जवाब दिया, जो मुश्तरका दुश्मन आप कह रहे हैं उनको भी एक जवाब मिल गया कि अगर वो कोई ऐसी मुहिम जोई करने की कोशिश करते हैं तो फिर इस तरीके से उनको भी मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। तो यकीनन आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल बेहतर हुआ जो हमने विद इन लाइक 48 आवर्स हमने ये इस तरह से रिटेलिएट कर लिया। जी बहुत जरूरी था। देखें, आपने क्रेडिबल डिफेंस के लिए लोगों को अपनी कैपेबिलिटी शो करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जी हमने जिन लोगों को टारगेट किया, ये ईरानी ने भी कंफर्म किया, उसमें से कोई भी ईरानी नहीं था। वो सबके सब वो लोग थे जो पाकिस्तान में नाम नहाद ये दहशतगर्दी और लहदगी पसंदी की बुनियाद पर अपने लोगों को मारते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज रियासत के खिलाफ उन्होंने जंग की सी सूरत पैदा की हुई है। जबकि अनफॉर्चुनेटली जो ईरान ने टारगेट किया हमसे पहले, वो तो सिविलियन थे, बेचारे बच्चे थे, बट हमने फिर भी उसको भूल दिया और हमने फिर भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमने कोई कोलैटरल डैमेज हमारे उस स्ट्राइक्स की वजह से नहीं हुआ, हमने कोई इश्तियाल नहीं किसी को दिलाया। तो जब ये हुआ है तो मेरा ख्याल है कि इससे दोनों में इस चीज का एहसास है। हमारे तो पहले ही था, हमारी तो ख्वाहिश भी यही थी कि ईरान ने चूंकि अनफॉर्चुनेटली इसकी उनकी तरफ से इनिशिएट हुआ था, तो बट अच्छी बात यह है कि ईरान ने भी इस चीज का इजहार किया है कि ताल्लुकात फौरी तौर पर बहाल होने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हर चीज, हर डिस्कशन का कोशिश होनी चाहिए कि इख्तिताम मुस्बत कंक्लूजन पे हो। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि उम्मीद है आने वाले दिनों में ये सूरत हाल दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएगी। और ये सबके लिए पैगाम है, पाकिस्तान के दोस्तों के लिए भी पैगाम है, पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए पैगाम है, और इन तमाम दहशतगर्दों के लिए भी पैगाम है। दो किस्म का पैगाम है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, अगर हमारी सालमियत खुद मुख्तारी पर हमला करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इन दहशतगर्दों के लिए पैगाम है कि कहीं पर भी बैठे होंगे, वो छुप नहीं सकते। अगर अभी तक वो छुपे हुए हैं तो उसमें पाकिस्तान की अमन पसंदी और पाकिस्तान की तदब्बर उसकी वजह से, अदरवाइज हमारी कैपेबिलिटी है। और दोस्तों को भी पैगाम है कि आपस में अगर आप के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, बातचीत है, एहसास है, तो हालात कशीदा भी हो तो ठीक हो सकते हैं, और एक दूसरे की आप मिल के मदद भी कर सकते हैं अपने मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, डिफेंस एनालिस्ट, दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया पेश कर रहे हैं। नाजरीन, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान की जो कशीदगी थी वो अब हम देख रहे हैं कि चीज़ें अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा चुकी हैं। और एक इस हवाले से जो सारी एक पाई जा रही थी, एक हवा चली थी कि ये चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज हो सकती है मुल्की हालात पर, अब वो सारी ख़बरें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं। उनका शुक्रिया अदा करेंगे, और नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। अभी जनाब हम आगे बढ़ते हैं, और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि इकॉनमी की जो सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, मुआशी आशारिये ये कहा जा रहा है कि बेहतर हो रहे हैं, और उसमें हुकूमत की मस्बत पॉलिसियाँ हैं, और अस्करी क़यादत की मस्बत पॉलिसियों की वजह से हम देख रहे हैं कि मुआशी आशारिया बेहतर हो चुके हैं। और दूसरी जानिब निगरां वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने भी कहा कि पाकिस्तान के जो मुआशी आशारिये हैं वो बेहतरी की जानिब गामज़न है। खाकान नजीब साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान के जो मुआशी आशारिये हैं वो बेहतरी की जानिब गामज़न है। आप इससे पहले तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि क्रेडिट किसको जाता है, और दूसरा ये कि अब ये इससे आम आदमी को क्या कोई रिलीफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमना साहब, देखिए बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान IMF के एक प्रोग्राम में जब जून में गया तो पाकिस्तान की जो माशी आशारिये थे वो बहुत ही मुश्किल थे, और आपको मालूम है डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी। ये जितना भी बिल्डअप अभी हुआ है रिजर्व्स का, आपने देखा पाकिस्तान का जो
बैरूनी खसारा है जिसको आप करंट अकाउंट कहते हैं उसके संभलने का, पाकिस्तान का मालियाती खसारा संभलने का। इसकी मेन जो रीज़न है वो तो ऑब्वियसली IMF का प्रोग्राम है, और हुकूमत को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये क्रेडिट है कि उन्होंने ना सिर्फ अहदाफ जो 30 सितंबर के थे वो पूरे किए, बल्कि अब उम्मीद है कि जो 31 दिसंबर के भी अहदाफ हैं वो पूरे कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान के रिजर्व्स जो 4-4.5 अरब डॉलर पे थे कहीं जून में, आज अगर आप उनको देखें तो वो 8 साढ़े 8 अरब डॉलर पे हैं। इसी वजह से आपने रुपए की जो जायरेशंस थी डॉलर के अगेंस्ट वो कम होते देखी, स्टेबिलिटी भी देखी, रुपए की कदर में बेहतरी भी देखी, आपने मालियाती खसारा कम होते देखा, और इससे जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो बेहतर हुआ। दूसरी जो चीज़ जिसको आप आई गेस प्योरली इस वक्त स्टेट को, उसमें एस्टैब्लिशमेंट का भी रोल है, लॉ इन्फोर्समेंट का भी रोल है, केयर टेकर्स का भी रोल है, वो ये है कि आपने स्मगलिंग पे, होर्डिंग पे, यानी कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे, जो पाकिस्तान में अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मसाइल थे, और जो डॉलराइजेशन हो रही थी, इसको बड़ा डिसाइसिवली ये सिग्नल किया कि हम ये नहीं होने देंगे, और कंसिस्टेंट रहे आप इसमें। इस सिग्नल ने एक तक़वियत पैदा की कि आप सीरियस हैं ऑन सम ऑफ द रिफॉर्म एजेंडाज बियॉन्ड द IMF ऑल्सो। IMF तो प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स कर रहा था, मॉनेटरी टाइटनिंग यानी कि पॉलिसी रेट बढ़ाकर डिमांड कम करके इन्फ्लेशन को संभालने की कोशिश कर रहा था, थोड़े से टैक्सेस ज़्यादा लेके आप मालियाती खसारे को संभालने की कोशिश कर रहे थे, और अब भी कर रहे हैं। यही कंसिस्टेंट पॉलिसी रहेगी, अभी भी आपकी है। बट आपने खुद भी ये कहा कि हम बियॉन्ड द IMF ऑल्सो सीरियस हैं ये काम करने के लिए। इस सब ने आपके ओवरऑल जो इन्वेस्टर था उसको लोकली तो तकवीत बख्शी ही, पर बहुत बड़ी चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान का जो बॉन्ड इंटरनेशनली ट्रेड होता है उस पर भी बहुत बेहतरी आए, और अब आप अप्रैल 24 को $1 बिलियन देने के काबिल होंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात आखिरी में ये कहूँगा कि आपके दोस्त ममालिक ने, आपके बायलैटरल पार्टनर्स ने, और आपके मल्टीलैटरल जो वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB हैं, इन्होंने भी आपकी मदद की, रोल ओवर्स में भी, फाइनेंसिंग में भी। अभी एक कमर्शियल फाइनेंसिंग है जो अभी तक उस तरह नहीं कंफर्टेबली आई। मैं उम्मीद करता हूं कि IMF के पैसे अब $700 मिलियन आ गए हैं, पहला रिव्यू कंप्लीट हो गया है, बोर्ड का आज ही मैं देख रहा था कि डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए आई थिंक कमर्शियल फंडिंग भी आ जाएगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह FY24 जून तक आई थिंक राइड आउट कर लेंगे कंफर्टेबली। खान नजीब साहब, जिस तरह से IMF ने ये बात की है कि पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है, तो क्या इस्लाहात की जा सकती हैं जिससे IMF को भी मुतमईन किया जा सके, और दूसरा ये कि डेफिनेटली हमारी जो मुआशी सूरत हाल है वो मज़ीद बेहतरी की जानिब गामज़न हो? आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा है, बिकॉज जहाँ मैंने बहुत सी अच्छी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान की एक तशवीश जो है वो क्रिएट करता है, ना सिर्फ डोमेस्टिक कस्टमर, मैन्युफैक्चरिंग और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को भी हर्ट करता है। पाकिस्तान का 100 अरब रुपए का पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट था जब जल मुशर्रफ छोड़ के गए, 500 अरब PPP ने छोड़ा, 1100 अरब PMLN ने, PTI ने छोड़ा तो 2300, और PDM ने छोड़ा 2500, आज 2700। कहने का मकसद यह है कि कोई भी पिछले 10, 15, 20 साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान में हम मिनहासुल कौम, और ये मैं इसलिए सबका सामने रख रहा हूँ कि वी हैव नॉट बीन एबल टू डू व्हाट इज नीडेड टू बी डन। पहले तो ये रियलाइज करें कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर इस वक्त स्टेट के उस कंट्रोल में है जिसको उसको नहीं होना चाहिए। डिस्कोस, जेनकोस हम चला रहे हैं और उसमें बहुत नुकसान कर रहे हैं। 500 से 1000 अरब का अगर आप नुकसान कर रहे होंगे, 2700 अरब का ये सर्कुलर डेट है, 3000 अरब रुपए का सर्कुलर डेट आपने गैस सेक्टर में बिल्ड किया है। आज से 5-6 साल पहले चले जाएं, ये 0 हुआ करता था। सो कंपनीज बिल्कुल ठीक परफॉर्म नहीं कर रही, पॉलिसी इफेक्टिव नहीं है, रेगुलेटर वो काम नहीं कर पा रहा। सो ये एक तो पहले तीनों चीजें जो हैं इसका अदराक कीजिए और मानिए कि कहाँ खड़े हुए हैं। 20-21 अरब डॉलर का ये डेट है, और ये आपने माना भी नहीं है बिकॉज ये बुक्स पे पड़ा हुआ है बट कहीं पे दिखाई भी नहीं दे रहा। इस पर काम हो रहा है क्या अब इसको ठीक करने के लिए? सो दिस इज वन एरिया जिसपे आसान नहीं है काम होना। सो ये ऐसा नहीं है कि हम, जैसे मैं कहूँ कि कुछ टैक्सेस लगाकर संभाल लें, कुछ इंपोर्ट रोक कर संभाल लें, ये ऐसा है नहीं।
पाकिस्तान का IPP डेट जो है उसको संभालना है, IPP के माहिदे संभालने हैं, पाकिस्तान के थर कोल को संभालना है, उसको इस्तेमाल करना है, टैरिफ को रीडू करना है, सब्सिडी रजीम को रीडू करना है, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन करनी है, जनरेशन की प्राइवेटाइजेशन करनी है, नेप्रा ओगरा को एक रीजनरेशन मोड में लेके जाना है, उसको मार्केट मेकर बनाना है, ना कि वो सिर्फ टैरिफ डिटर्मिन कर रहा हो। एनर्जी एफिशिएंट करने के लिए जो इंडिजिनस पानी, हवा, सूरज, उससे बिजली बनानी है। ये बहुत डिफिकल्ट और स्ट्रक्चरल से मतलब है कि जो इसका तंजीमी ढांचा है एनर्जी सेक्टर का, उसको तब्दील करना है। मैं नहीं समझता कि कोई भी इसको कर पाया है। मैं अब ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5 साल में हम ये काम कर पाएंगे। तो अभी ये जो आने वाली हमारी गवर्नमेंट होगी, उसके लिए मुआशी महाज पर ज़रा बता दीजिएगा कि क्या चैलेंजेस होंगे, बड़े बड़े चैलेंजेस इस वक्त क्या खड़े हैं हमारे सामने? That is a really good question. 8 फरवरी को पहला ट्रांजिशन होगा पॉलिटिकल, पर इसके बाद 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस हैं पाकिस्तान के, जिसकी तैयारी 8 फरवरी से भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बिकॉज ये पाकिस्तान की जो इस वक्त नेसेंट मैक्रो स्टेबिलिटी है, जो अर्ली साइंस हैं उसके, इसको तब्दील कर सकती है। और वो है कि आपका मार्च में ये प्रोग्राम मार्च अप्रैल में कहीं ख़त्म हो जाएगा। ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, एक ब्रिज है बहुत आसानी से, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह 9 माह में पहुंचा रहा है कि आप तकलीफ में ना जाएं। उस ब्रिज को जब आप ख़त्म करेंगे तो जो नई माशी टीम है उसको पाकिस्तान का नया IMF का प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, IMF के साथ निगोशिएट करना है और इंक करना है। उसको करने के लिए तीसरा ट्रांजिशन आपको एक बजट बनाना है, जो कि पाकिस्तान का जितना बड़ा मालियाती खसारा पिछले 3 साल से चल रहा है, बाकी छोड़ भी दें, 7.5% GDP का, इसको नीचे लाए और ये बताए कि पाकिस्तान टैक्स के भी और पाकिस्तान अपने खर्चों के भी, और मैं खर्चों को फोकियत देता हूं टैक्स रिफॉर्म पे, बिकॉज दैट शोज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम आप पे एक्सपेंडिचर की क्वालिटी को भी बेहतर करना चाहते हैं और टारगेटेड एक्सपेंडिचर करके आप पे खर्च भी करना चाहते हैं। ये 3 ट्रांजिशन पाकिस्तान ने करने हैं। एनर्जी का साथ साथ एक ढांचा बनाना है कि तब्दीली ढांचा क्या होगा, क्या ये हम कर पाएंगे? आमना, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान मेन चैलेंज, ये सब तो वो चैलेंजेस हैं जिनको मीट करना है, पर असल चैलेंज तो ये है, कैन यू हैव अ कॉम्पिटेंट टीम इन ऑल दीज एरियाज, अ प्रोफेशनल टीम, एंड देन उसको पॉलिटिकल और एस्टैब्लिशमेंट की वो जिसे कहते हैं आगाही हासिल हो, उसको उसका वो उसको हेल्प करे, वो उसको गाइड करे कि वो डिलीवर कर सके और उसको वो तकवीयत दे। और हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। हमें मडलिंग थ्रू का टाइम खत्म हो गया कि हम लेफ्ट राइट मांग के चलें, वो जमाना भी गुजर गया और कोई आपको देने को तैयार भी नहीं है। लोग आपसे, पाकिस्तानी लोग आपसे बड़ा रिफॉर्म मांग रहे हैं और रिफॉर्म के लिए तैयार हैं। अब हमें ये काम करना है, अगर हम नहीं कर पाएंगे तो वी विल कट अ सॉरी फेस विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आने वाले दिनों में क्विकली इसका आंसर कर दीजिएगा, आने वाले दिनों में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा या उसकी मुश्किलात में इजाफा होगा अब जो सारी सिचुएशन को देखते हुए? आमना, क्योंकि रिलीफ बहुत आसानी से जो डिफाइन हो रहा है वो ये हो रहा है कि बिजली की कीमत या गैस की कीमत या फूड की कीमत कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन ओवरऑल पीक कर गई थी 36-38% पे, इस वक्त 29 पे है। ये आने वाले महीनों में कम होती जाएगी। सो कीमतों के बढ़ने की शरह कम होगी, कीमतें नहीं कम होगी, एक तो बिल्कुल क्लियर है। असल रिलीफ जो कौम को मांगना है वो ये मांगना है कि क्या नई नौकरियां क्रिएट होंगी, क्या नए बिजनेसेस क्रिएट होंगे, क्या एनर्जी सेक्टर ठीक होके एफिशिएंट देगा हमें ये डिलीवरी। ये असल रिलीफ है जो कौम मांग रही है। जो हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, क्या वो रुक जाएंगे बाहर जाने से और पाकिस्तान में नौकरी कर पाएंगे? इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, एग्रीकल्चर की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, सर्विस एंड IT में ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? ये हैं रियल क्वेश्चंस आमना जो पाकिस्तान को आंसर करने हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। खाकान नजीद साहब इकोनॉमी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उस पर बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनाब, अभी ये कहा जा रहा है कि मुआशी आशारिये बेहतर हैं और बेहतरी की जानिब हमारी मईशत गामज़न है, लेकिन आने वाली हुकूमत के लिए यकीनन एक बड़ा चैलेंज होगा कि आकर उसको मज़ीद किस तरह से बेहतरी की जानिब लेके जा सकते हैं, या मुआशी आशारिये जो हैं उसको मुस्तहकम करना या वहाँ पर कायम रखना, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन खड़ा हुआ है। लेकिन आने वाले दिन यानी 8 फरवरी के इलेक्शंस इसका जवाब देंगे और अब देखना ही है कि 8 फरवरी के बाद कौन सी हुकूमत आती है, मुआशी टीम कौन सी होगी,
उसकी कारकर्दगी पर बहुत से सवालात होंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह कल आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।